तो बेटा कल का टॉपिक मैं कंटिन्यू करूंगी। कल मैं आप लोगों को करवा रही थी मेटेलिक हाइड्राइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। और कल अगर मैं बात करूं तो लास्ट मैंने यहाँ पे छोड़ा था कि जो मेटेलिक हाइड्राइड होते हैं दीज आर नॉन स्टिकोमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है वो आप देखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन स्टिकोमेट्रिक कंपाउंड? मैंने डेफिनेशन कल आपको इसकी लिखवाई थी, और उसका मीनिंग आप समझो क्या है। बेटा नॉन स्टिकोमेट्रिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें जो रेशियो होता है केटायन और एनायन का, दैट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल एज इन देयर केमिकल फॉर्मूला, एज इन देयर केमिकल फॉर्मूला। तो फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो ये है NiO, NiO। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ NiO निकल ऑक्साइड, तब तो ये कंपाउंड आपका स्टिकोमेट्रिक है। ये कंपाउंड कैसा है? स्टिकोमेट्रिक है। क्यों? ये कैसे टूट रहा है? Ni2 पॉजिटिव में प्लस O2 नेगेटिव। NiO आपका कैसे डिसोशिएट हो रहा है? भाई निकल आयन का चार्ज क्या होता है? 2 पॉजिटिव, ऑक्साइड आयन का चार्ज क्या है? 2 नेगेटिव। तो यहाँ एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, चार्ज इक्वल है। तो जो इनका फॉर्मूला या सिंबल होता है केमिकल फॉर्मूला में, वही यहाँ पे भी बन रहा है। तो इन कंपाउंड को हम बोलते हैं स्टिकोमेट्रिक कंपाउंड। और एक मैं NiO को ऐसे लिखूं, NiO मैंने निकल के साथ में लिख दिया 0.98, 0.98, और O के साथ मैंने लिख दिया 1। निकल के साथ 0.98, O के साथ मैंने लिख दिया 1। मतलब ये है ऑक्सीजन तो जो है ना कंप्लीट -2 का चार्ज ही शो कर रहा है, लेकिन निकल के यहाँ पे कंपोजिशन कितनी है? 0.98। इसका मीनिंग है ये कंपाउंड नॉन स्टिकोमेट्रिक है। इसमें जो आपका निकल आयन है वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहा। यहाँ पर निकल आयन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। +2 की स्टेट भी शो कर रहा है और +3 की स्टेट भी शो कर रहा है। तो जिसमें आयंस है वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, उनको बोलते हैं स्टिकोमेट्रिक। भाई यहाँ O का चार्ज -2 था, निकल का +2 था, चार्ज बराबर हो गया न्यूट्रल। लेकिन इस केस में क्या है, जो आपका एक एटम है वो वेरिएबल चार्ज शो करता है। निकल एटम या 2+ का चार्ज भी शो कर रहा है और 3+ का चार्ज भी शो कर रहा है। एक ही एलिमेंट है, एक ही कंपाउंड है, लेकिन उस कंपाउंड में उस एलिमेंट की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसे हम बोलते हैं क्या? इट इज कॉल्ड नॉन स्टिकोमेट्रिक कंपाउंड। कि यहाँ पे जो केटायन आपका होता है इट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऐसे क्वेश्चन भी आता है बेटा, 12th में आएगा ये, कि आपको ये निकालने का फॉर्मूला भी सिखाया जाता है कि इसमें Ni+2 कितना % है और Ni+3 कितना % है। तो बेटा ये सॉल्यूशन सिखाएंगे 12th में। लेकिन यहाँ पे 96% होता है निकल +2 की स्टेट में और 4% यहाँ पे होता है निकल +3 की स्टेट में। और जो आपका ऑक्सीजन है ना, ये आपका 100% -2 की स्टेट में है। लेकिन जो केटायन आपका है, केटायन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आयन, वो आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ऐसे आपका होता है FeO, FeO। अगर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया 0.92 O का 1, इसका मीनिंग यहाँ भी आयरन क्या शो कर रहा है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। यहाँ भी आयरन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। आयरन यहाँ +2 की स्टेट भी शो करेगा और +3 की स्टेट भी शो करता है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? सच काइंड ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड और नॉन स्टिकोमेट्रिक कंपाउंड। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, वही कंपाउंड बनाते हैं। कैसे? नॉन स्टिकोमेट्रिक। वजह? क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर एग्जाम में ये पूछते हैं कि कौन से ब्लॉक के एलिमेंट फॉर्मेशन करते हैं नॉन स्टिकोमेट्रिक कंपाउंड की, तो उसका आंसर होगा डी ब्लॉक एलिमेंट। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मीनिंग क्या है? जो डी सबशेल है ना, इसमें लार्ज नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी सबशेल कंटेन लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे डी सबशेल में, उतनी ज्यादा ट्रांजिशन होती है, उतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी अलग अलग होती है। ये सब कुछ चैप्टर 3 में हो चुका है। डी ब्लॉक की वीडियो को देख लेना आप लोग, ये सब कुछ पहले हो चुका है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन बनाते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। और ये कंपाउंड कैसे होते हैं? नॉन स्टिकोमेट्रिक होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टी। आप एग्जाम पे लिख लो ये वाला,
कल डेफिनेशन तुम लोगों ने लिख ली थी, उसी लाइन में कंटिन्यू कर दो। फॉर एग्जाम्पल NiO, ठीक है, और इसको आप ऐसे लिखो Ni, निकल यहाँ पे 0.98 पार्ट, O का पार्ट है 1। इसका मीनिंग है निकल जो आयन यहाँ पे है, इट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये +2 की स्टेट भी शो कर रहा है और +3 की स्टेट भी शो कर रहा है। अब तो सभी एक ही नोटबुक में लिख रहे हो ना, ये तो नहीं है डेली अलग अलग नोटबुक ले आते हो। बेटा एक नोटबुक हो, बस मेरा कहने का मतलब ये है, जहां आप सारा मटेरियल लिखते हो केमिस्ट्री को, बस रफ और फेयर कुछ भी नहीं है, बस आपने सारा लिखना है और एक ही नोटबुक में लिखना है। ये नहीं तुम आज कोई रफ कॉपी ले आए, कल कोई ले आए, ठीक है, हो गया। किसी का काम ज्यादा पेंडिंग है बेटा, अपनी फोटो स्टेट करा लो, कितना लिखोगे तुम। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, interstitial compounds are hard. Interstitial compounds are hard solid due to close packing of atoms. For example, एक एग्जाम्पल और लिख लो, WC। फॉर एग्जाम्पल WC, W किसका सिंबल है? टंगस्टन का, और C से क्या हो गया? कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड, अब टंगस्टन आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो जो आपकी बड़ी बड़ी मेटल है वो सारी किसकी है? टंगस्टन की है, और जो बीच में खाली स्पेस है उसमें कौन से एटम आ जाएंगे? कार्बन है, ठीक है, समझ गए बेटा। मेन एटम तो किसके हैं? टंगस्टन के हैं, और जो बीच में आपका इंटरस्टिशियल स्पेस वॉइड्स बचता है उसमें क्या आ जाएगा? कार्बन है, तो ये बन गया टंगस्टन कार्बाइड, ठीक है। अब इसके बाद आप थर्ड टॉपिक डाल लो। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? टाइप ऑफ हाइड्राइड। 2 टाइप हमारी हो चुकी है, कौन कौन सी? फर्स्ट हमने कर ली आयनिक, जिसे हम सैलाइन या सॉल्ट बेटा बोलते हैं, हाइड्राइड। सेकंड हमने कर ली इंटरस्टिशियल या मेटालिक। अब थर्ड हम करेंगे मोलिकुलर हाइड्राइड। हेडिंग डाल लो, मोलिकुलर हाइड्राइड या कोवलेंट हाइड्राइड। 2 टाइप पूरी हो चुकी है, मोलिकुलर हाइड्राइड और कोवलेंट हाइड्राइड, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग बताना मुझे, आयोनिक हाइड्राइड जो था उसमें हमने एलिमेंट कौन से ब्लॉक के लिए थे? एस ब्लॉक के। फिर इसमें किसके लिए? इंटरस्टिशियल में डी के। तो कोवलेंट हाइड्राइड किसमें बनेंगे? पी ब्लॉक के, ठीक है। करें शुरू। हेडिंग आपने डालनी होगी कोवलेंट हाइड्राइड, या इसी को हम बोलते हैं मोलिकुलर हाइड्राइड। सबसे पहला पॉइंट, मोलिकुलर हाइड्राइड कौन से ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट। लिख लो, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। लेकिन जो मोलिकुलर हाइड्राइड होते हैं ना, ये 3 टाइप के होते हैं। मोलिकुलर हाइड्राइड्स आर ऑफ 3 टाइप। वो 3 टाइप क्या क्या है? सबसे पहली टाइप, फर्स्ट टाइप है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज्ड हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज्ड हाइड्राइड। And third type is electron rich hydride. इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। तो ये 3 तरह के आपके कोवलेंट या मोलिकुलर हाइड्राइड बनते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड
एंड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। मीनिंग आपको डेफिनेशन में समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड का मतलब क्या है, जिन हाइड्राइड में सेंटर एटम का ऑक्टेट पूरा ना हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, सेंटर एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। आप लोग लिख सकते हैं सेंटर एटम हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सेंटर एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, मतलब सेंटर एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेंटर एटम के पास इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं, ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, ठीक है। सेकंड टाइप है हमारी इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड। बेटा प्रीसाइज का मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्ट, कि भाई ना तो इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे और ना ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो इनके सेंटर एटम के पास एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ना तो ऑक्टेट पूरा होने में कमी है और ना ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, सेंटर एटम के पास एग्जैक्टली यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन एट सेंटर एटम। सेंटर एटम पे एग्जैक्टली यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, ना ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, कुल मिला के ये स्टेबल स्पीसीज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड में क्या होगा, यहाँ पे सेंटर एटम के पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर हो, ठीक है। लिख लीजिए आप सेंटर एटम हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप ये कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, कि सेंटर एटम के पास यहाँ पे लोन पेयर होगा कंफर्म। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लोन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। और लोन पेयर को हम क्या बोलते हैं, अनशेयर्ड पेयर भी बोलते हैं। लोन पेयर इज आल्सो नोन एज अनशेयर्ड पेयर, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम बोलते हैं लोन। तो जो आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट है, विपिन बातें नहीं बेटा, क्लास चल रही है। तो जो आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, आपको पता है पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटेलॉइड भी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हर तरह के हाइड्राइड बनते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच भी होते हैं। अब हम करेंगे इनके एग्जाम्पल। तो जो आपका, आप बताओ पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है, ग्रुप नंबर 13 to 18 होता है। तो ग्रुप नंबर 18 को तो छोड़ ही दो, क्योंकि ग्रुप नंबर 18 किसका है, नोबल गैसेस का है, ठीक है। वो हाइड्राइड की फॉर्मेशन वगैरह नहीं करती। तो बच गए ग्रुप नंबर 13 to 17। तो इनमें से कौन सा ग्रुप किस तरह के हाइड्राइड बनाता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड की। तो ये हाइड्राइड कौन से ग्रुप के एलिमेंट बनाएंगे, ग्रुप नंबर 13 के। ग्रुप नंबर 13 के हाइड्राइड कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। अभी हम एग्जांपल करेंगे कैसे होंगे। जो ग्रुप नंबर 13 के हाइड्राइड होंगे दैट आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। ग्रुप नंबर 14 के जो हाइड्राइड है, ग्रुप नंबर 14 के हाइड्राइड वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होंगे, उनके पास एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो आपका ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 है, ग्रुप नंबर 15, 16 और 17, इन तीनों के जो हाइड्राइड बनेंगे दैट आर इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर, ठीक है। तो अब हम इन सबके एग्जांपल्स करेंगे बेटा, और ये करके देखते हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और प्रिसाइज कैसे वो इलेक्ट्रॉन रिच है। ओके, तो करें बेटा, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। तो बड़ी कॉमन सी बातें हैं। ग्रुप नंबर 13 के हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, 14 के इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होंगे, 15, 16 और 17 इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बनाए। तो इतना आप लोग कर ही लेंगे, अब इससे आगे करें। अब हम एग्जांपल करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड के। कौन सा ग्रुप बनाता है, ग्रुप नंबर 13। तो आपको ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स याद होने चाहिए। ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट भी
बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। बेटा किसी को दिखाई ना दे तो आगे आ जाना, साइड में हो जाना, ठीक है। बैंगन आलू गाजर इन थैला, बी से क्या बनेगा बोलो सारे, बोरोन, एल से एल्यूमिनियम, जी ए गैलियम, गैलियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना गैलियम, आई एन से इंडियम, आई एन से क्या होगा सारे बोलो, खाना खा के दिया है क्या, अरे क्या बनेगा आई एन से, और लास्ट आपका टीएल से, तुम सबसे मैं अकेले लाउड बोल लेती हूँ, टीएल से क्या होगा थैलियम, टीएल से क्या होगा थैलियम। तो ये आपके पांचों एलिमेंट है ग्रुप नंबर 13 की, ठीक है। अब जो ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट है इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3। क्या होती है बेटा, +3। तो एक बार हम हाइड्राइड बना के देखें, मान लो मैंने यहाँ बोरोन लिया और यहाँ मैंने हाइड्रोजन लिया, तो बोरोन यहाँ पे कितने का चार्ज शो करेगा बोलो सारे, +3 का शो करेगा, और H यहाँ पे फिर किसका चार्ज शो करेगा, अगर बोरोन कर रहा है पॉजिटिव का तो H यहाँ किसका चार्ज शो करेगा, नेगेटिव का, तो यहाँ -1 आया। अगर इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो क्या आएगा, सारे बोला करो बेटा, BH3। बोरेन इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोरेन। तो भाई पहले का हाइड्राइड क्या बना, BH3, सेकंड का ऐसे क्या बनेगा, ALH3, थर्ड का क्या बन जाएगा, तुम बोला करो ना कुछ तो, सारे बॉयज बोलो, यहाँ पे क्या बनेगा गैलियम का हाइड्राइड, GaInH3TlH3, ठीक है, ओके बेटा। वैसे थैलियम +3 की स्टेट कम करता है शो, ज्यादा +1 की करता है, तो थैलियम TlH3 बना लेते हैं। ये सब नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगी एस ग्रुप और पी ग्रुप में क्यों। तो अब आप ये देखो, हमने इनके हाइड्राइड तो बना लिए, अब ये हाइड्राइड कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन रिच है, भाई ग्रुप नंबर 13 के हाइड्राइड है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने चाहिए। अब मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का, कि सेंटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, सेंटर एटम के पास इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, तो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो बताओ BH3 में सेंटर एटम कौन है, बोलो बेटा, बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5। क्या होता है बॉयज, 5। ये 10 बच्चे बोलते हैं सिर्फ, इस बार आवाज पीछे से आए, आप लोग ना बोले। 5 को डिवाइड करो K और L शेल में, कैसे डिवाइड होगा, 2 और 3। आउटमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ दिखाई नहीं देगा, मैं ऊपर कर देती हूँ। तो बोरोन के पास में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना है बोरोन का, ये 3 का इलेक्ट्रॉन दिखा दिया इसके। अब बोरोन को किससे जोड़ना है, हाइड्रोजन एटम से। H का एटॉमिक नंबर क्या होता है, H का एटॉमिक नंबर होता है 1, मतलब एक H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है, 3। तीनों H के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब बताओ H अपना क्या पूरा करना चाहेगी, डुप्लेट। बोरोन अपना क्या पूरा करना चाहेगा, ऑक्टेट। तो बोरोन और H में कैसी बॉन्डिंग होगी, आयनिक या कोवेलेंट, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, शेयरिंग होगी, शेयरिंग होगी ना। तो भाई क्या हुआ, इस H ने इससे शेयर कर लिया, इस H ने इससे कर लिया, इस H ने इससे कर लिया, H के तो डुप्लेट पूरे हो गए। अब बोरोन अपना क्या पूरा करना चाहेगा, ऑक्टेट। तो बोरोन भी इसका शेयर करेंगे एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा बन गया। मतलब कुल मिलाके मैं ये कह सकती हूँ B और H में कितने बॉन्ड आ गए, 3, 1 2 3। क्या बोरोन का शेयरिंग करने के बाद भी ऑक्टेट पूरा हुआ, अभी बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 हुए, 1 2 3 4 5 6। अभी बोरोन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, अभी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। बेटा समझे ना इसका मतलब क्या है, बताओ भाई। जिसमें सेंटर एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, सेंटर एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। और यही वजह है
कि अकेला BH3 स्टेबल नहीं होता, अकेला BH3 स्टेबल नहीं होता, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के B2H6 बना देते हैं। क्या बना देते हैं भाई? BH3 प्लस BH3 को जोड़ो, दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा? B2H6। अकेला BH3 होता है बोरेन, तो दो मोल जोड़ के क्या बन गया? डाइबोरेन। बोरेन से क्या बन गया? ये डाइबोरेन। समझे बेटा? तो कोई आपसे पूछ ले बोरोन या बोरेन जो डाइमर क्यों बनाता है? डाइमर का मतलब क्या है? दो यूनिट क्यों जुड़ती है आपस में? ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, उनको स्टेबल करने के लिए क्या करता है? दो मॉलिक्यूल जोड़ के डाइबोरेन बनाता है। इसके स्ट्रक्चर वगैरह हम आगे करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना करना है कि ये ग्रुप नंबर 13 के हाइड्राइड है और ये सारे के सारे क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि सभी के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे बेटा बोरोन में था ना, बोरोन के पास आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे। सेम ऐसे अगर ये एक ग्रुप के एलिमेंट है तो इनकी प्रॉपर्टी तो मैच करती होगी ना, तो इन सभी में क्या सेम होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जहां पर ये बी था ना, यहाँ मैं Al कर दूं तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? AlH3 का। इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, यहाँ मैंने Ga कर दिया तो ये GaH3 हो गया। तो ये सब के सब कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो जहां आपने लिखा था ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, उसी के नीचे आप ये लिख लो कि ये सारे ग्रुप नंबर 13 के हाइड्राइड है, ऑल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, अब हम किसके करेंगे? ग्रुप नंबर 14 के। ग्रुप नंबर 14 के हाइड्राइड कैसे हैं? बोलो भाई। नंबर 14 के एलिमेंट तो याद होने चाहिए ना, है यार? ये रब कर दूं, इधर का सारा रब कर दूं बेटा? तो ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट कौन बताएगा? शाबाश, खड़े होके बताओ। बस ये और है, जब क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी मैं तुम्हें खड़ा शुरू करूंगी, धीरे धीरे खड़ा करना। खड़ा हो बेटा, मैं तू ही बता दे। ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। वेरी गुड, SnO3। बिल्कुल ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। ग्रुप नंबर 14 सी से क्या बनेगा? सबको पता है, बोलो। कार्बन, Si से सिलिकॉन, Ge से क्या बनेगा? जर्मेनियम, जर्मेनियम। Sn टिन, OTB लेड। Sn होता है टिन, OTB होता है लेड। ठीक है, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? बेटा मोहित आगे आ जाएगा, रुक के नहीं दिखता। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, सिलिकॉन का 14। आगे बताओ जर्मेनियम का। बेटा मैजिक नंबर ऐड करके बता दो क्या आएगा भाई? 6 और 8 कितने हो गए? 14। अब नेक्स्ट मैजिक नंबर क्या ऐड होगा? 18। 18 और 14 क्या होगा? 32। 32 और 18 50। 50 और 32 80। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं लिखा? सही है बेटा, यही आएगा। हो गया? बोलो बेटा, कर लोगे? ये इनके क्या है? एटॉमिक नंबर। तुम्हें सब कुछ फिर सिखाना पड़ेगा, तुम्हें नहीं आता कुछ भी, बस 2-3 बच्चों को कुछ आता है क्लास में। अच्छा, इनको डिवाइड तो कर दोगे P और L शेल में? बताओ, 2 और 8, अरे आपको बोल दो 4। 14 को डिवाइड करो, 8, इसको डिवाइड करो 2, 8, 18, 4। हो गए? 32 हो गया क्या? देखो एक बार। अब इसको करो 2, 8, 18, 18, 4। ठीक है, कर लोगे ऐसे? सभी की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4। यहाँ कर तो दिखाई दे रहा है सबको? ऊपर ही करो, बोलो। उस साइड करती हो, चलो। अब सेंटर एटम के पास यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके हाइड्राइड की फॉर्मेशन हम करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से।
मान लो मैं यहाँ पे हाइड्राइड बना रही हूँ